Okay, good morning student. Now welcome to standard 8 subject SS lesson 7 following the महात्मा part 1. इस वीडियो के पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था. आज हमारा खादी खलीफत मूवमेंट से स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन. खलीफत मूवमेंट क्या है? इस लेसन में महात्मा गांधी ने जितने सत्याग्रह किए, जितने आंदोलन किए, उन सब के बारे में डिटेल्स बताया गया है. इससे पहले आपने क्या क्या सीखा कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में जाना, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में और रिवोल्ट एक्ट के बारे में, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में. आज हमारा है खलीफत मूवमेंट. खलीफत मूवमेंट आफ्टर एफ्टेनिंग विक्टोरी इन द वर्ल्ड वॉर. एक तरह से ये विश्व युद्ध के रूप में भी सामने आया. वन एंड अलाइड नेशन साइन अ ट्रेडी विद तुर्की विच वॉज द डिफीटेड. इसमें तुर्किस्तान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो तुर्क के बारे में बताया गया कि ये यहाँ पर डिफीटेड हुए थे. द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ दिस ट्रेडी वर स्ट्रिक्ट एंड द अनजस्ट ऑफ द तुर्क की तरफ से जो है कुछ अनजस्टिस अन्याय वगैरह हुआ था, जिसके खिलाफ जो है गांधी जी ने आंदोलन किया था. एंड द सुल्तान ऑफ तुर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ द इस्लाम. तुर्क का जो सुल्तान था वो इस इस्लाम रिलीजियस का हेड था. एंड एज पर द ट्रीटी हिज खलीफत post of the Khalifa was terminated. Muslim all over the world including India's launch protest. इसमें मुस्लिम के खिलाफ जो है मोर्चा रखा गया था और इन फेवर ऑफ द खलीफा, जो खलीफा के फेवर में थे, जो मुस्लिम खलीफा के फेवर में थे, जो तुर्किस्तान का जो है किंग था, सुल्तान था. दिस मूवमेंट वॉज द नोन एज द खलीफत मूवमेंट. इसलिए इस मूवमेंट को खलीफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. द मेन लीडर ऑफ द खलीफत मूवमेंट वर अली ब्रदर्स, जो मौलाना शौकत अली एंड द मौलाना मोहम्मद अली. ये जो खलीफत के ब्रदर थे, जो भाई थे, इनका नाम दिया गया. ये जो है मेन लीडर थे इनके. गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्टेड द खलीफत मूवमेंट इन टर्न ज्वाइन द मुस्लिम. जब मुस्लिम लोग जब उनको ज्वाइन करने लगे, तो गांधी जी के फेवर में आने लगे, तब उन्होंने इनको अपने तरफ करने की कोशिश की. एंड द मुस्लिम्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मेजर. मुस्लिम भी जो है उनके खिलाफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके खिलाफ गांधी जी के साथ खड़े हुए. एंड हिज इंटेंशन वॉज द डिमांड स्वराज. इन सब का इंटेंशन क्या था? स्वराज की डिमांड करना, अपना राज्य, यानी ब्रिटिश को भगाना है. एंड विद द कॉम्बाइंड ऑफ पावर ऑफ द हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज. उसके बाद हिंदू और मुस्लिम भी एक होते चले गए और उसके बाद दोनों को मिलकर के पावर हो गया, पावर बना और पावर जो है वो आगे काम आने लगा. मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं चाहिए. अगर ये वीडियो चालू भी है तो भी मैं आपको डांट सकती हूँ. आप ये मत समझना कि मास्क के अंदर आप आवाज़ करोगे हमें समझ में नहीं आएगा. अगर आपको नहीं सुनना है, नहीं पढ़ना है, तो आप प्लीज क्लास से बाहर जा सकते हैं. इस तरह से खलीफत मूवमेंट गांधी जी ने किया, जो मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम की एकता को भी लेकर के था. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब क्या है? नॉन कोऑपरेशन, हमें कोऑपरेट नहीं करना है. ठीक है, कोऑपरेशन का मतलब यही होता है कि कोऑपरेट करना, किसी का साथ देना. और नॉन का मतलब हमें साथ नहीं देना है. तो किसी का साथ नहीं देना, ये गांधी जी ने बताया इसमें कि इन हिज फेमस बुक, जो फेमस बुक है हिंदी स्वराज 1909 में, तो गांधी जी सेट द ब्रिटिश रूल could be established in India due to
द cooperation of Indians, and it run with their support only if the Indian would withdraw their support and cooperation. किसी के साथ चलना, जब तक हम सब लोग मिलकर, अभी जैसे यहाँ पे वीडियो बन रहा है, आपके पास ये वीडियो पहुँचने वाला भी है, अब आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये वीडियो नहीं बन सकता। अगर आप आवाज़ करते हैं, किसी तरीके का मूवमेंट करते हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता। उसी तरीके से गांधी जी ने सारे इंडियंस को अपने साथ किया कि जब तक भारतीय हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पूरे इंडिया को साथ में रह कर के चलना था, तो इसलिए उन्होंने सबके सपोर्ट की ज़रूरत थी। द ब्रिटिश रूल वुड एंड विद इन अ ईयर अ स्वराज वुड बी इस्टेब्लिश। तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है स्वराज होने लगा, कि स्वराज का मतलब ही आपको पता है कि अपना राज्य, हमारा देश हमारा होना चाहिए, किसी और के अंडर में हमें काम नहीं करना है। तो गांधी जी स्टार्टेड ए नॉन कोऑपरेशन, उन्होंने स्टार्ट किया कि हमें साथ नहीं देना है। किस किस का साथ नहीं देना है? मूवमेंट ऑफ द सेम लाइन ऑफ थॉट, द टू मेन फीचर्स, इसके दो मेन फीचर्स थे। क्या क्या थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर फर्स्ट वॉज द कंप्लीट बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो जिसके ऑनर ब्रिटिश वाले थे, ब्रिटिश की तरफ से जो ऑनर थे, यानी कि जो उनके मालिक थे, उनके कॉलेज, उनके इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ना। एंड ब्रिटिश टाइटल ऑफ ऑनर, यानी कि जो उसके ऑनर थे, उनके मालिक थे, जो उन्होंने स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूशन, उसमें नहीं पढ़ाई करना है। और उसके बाद फॉरेन क्लोथ्स के बारे में, जो फॉरेनर सब क्लोथ पहनते हैं, विदेशी कपड़ों का बायकॉट किया। और उसके बाद विदेशी थिंग्स का, गुड्स का। द अदर क्रिएटिव एक्सेप्ट इंक्लूडेड द इरिडेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, कम्युनलिज्म एंड कॉन्सिक्यूशन ऑफ द एल्कोहल, यानी कि जो विदेशी चीज़ थी, विदेशी शराब थी, विदेशी जो नशे वाली चीज़ थी, उन सब का बायकॉट करना। एंड ही एडवोकेट द प्रोपगेशन ऑफ द स्वदेशी गुड, उन्होंने किस पर फिर ज़्यादा जोर दिया? स्वदेशी गुड पर। जैसे अभी जब ये कोरोना आ गया, तो कोरोना आने की वजह से हम लोगों ने चाइना को बायकॉट किया कि चाइना की चीज़ को हम नहीं खरीदेंगे, हम जितना हो सकता है स्वदेशी चीज़ों को खरीदेंगे। अभी ये जो है कुछ महीने पहले ये लहर दौड़ी थी कि हमें चाइना विदेशी चीज़ नहीं खरीदना है, विदेशी चीज़ों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। जितने भी चीज़ें हैं वो विदेशी, स्वदेशी चीज़ें, जैसे पतंजलि से रिलेटेड और भी जो प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड, जो हमारे देश इंडिया में बनता है, उसको हम अपनाएंगे। हुआ था। तो वही चीज़ जो है उस समय भी ये जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ किया गया था। गांधी जी started the non-cooperation movement by returning the title of Kesari Hind, and the movement picked up the momentum in the 1921 and 22 student left। मतलब जब इन्होंने ये केसरी हिंद फौज की स्थापना की, उस समय ये जितने भी स्टूडेंट थे, जो जिस तरह से बोले कि क्रांतिकारी, जिसके मन में भावना जागी देश के लिए, पेट्रोटिक भावना, देशभक्ति की भावना जब जागी, तो उन लोगों वे सब जो है ना अपने स्कूल कॉलेज को सबको छोड़ छाड़ करके गांधी जी के साथ हो गए। एंड मेनी लीडर्स ऑफ द मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपाल आचार्य एंड द आसफ अली लेफ्ट द advocacy, and the most of the elected members of legislative council and the local self government and institution resigned for their post। यानी कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन करके वो गांधी जी के साथ होने लगे। एंड द फॉरेनर क्लोथ्स वर बर्न अक्रॉस द नेशन, राष्ट्र के खिलाफ जो है जो जा रहा था, तो वो स्वदेशी कपड़ों, विदेशी कपड़ों का भी जो है बायकॉट करना शुरू कर दिया। एंड फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया चरखा, स्पिनिंग व्हील, जो घर में बैठ करके कॉटन से
थ्रेड तैयार करना और जिसको हम खद्दर के कपड़े बोलते हैं। अभी खद्दर के कपड़े जो होते हैं ना बहुत कॉस्टली है, जो हम कपड़े ये सब पहने हैं इन सबसे ज़्यादा कॉस्टली खद्दर के कपड़े। तो उन्होंने उस समय क्या किया कि नहीं, हमें स्वदेशी कपड़े ही पहने, और स्वदेशी कपड़ों के लिए उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया। चरखा से जो सूत बनता था, जो धागे बनते थे, वो धागों से जो है जो कपड़े बुने जाते थे वो कपड़े पहने जाते थे। तो इनको खद्दर के कपड़े, खादी कपड़े कहते हैं। तो द चरखा, द स्पिनिंग व्हील स्टार्टेड टेकिंग अ प्लेस इन एवरी होम। उन्होंने हर एक घर में शुरू कर दिया कि सब लोग अपने अपने घर में चरखा रखेंगे और सूत काटेंगे, और वो सूत जो है उन्हीं सूत से कपड़ा बुना जाएगा। जो वीवर होते हैं वो कपड़ा बुन करके तैयार करेंगे। एंड द स्वदेशी वॉज प्रोमोटेड एवरीवेयर। हर जगह स्वदेशी की भावना प्रमोटेड यानी कि प्रसिद्ध होने लगी, दिन रात जो है चौगनी तरक्की करने लगी। एंड मेनी नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक के काशी विद्यापीठ, फिर उसके बाद कितने इंस्टीट्यूशन जो है लोगों ने खड़ा किया, जिस गांधी जी ने खड़ा किया, जो काशी विद्यापीठ है, काशी में जो विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जमिया मिला इस्लामिया, और उसके बाद गुजरात विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ भी गुजरात में अहमदाबाद में लोकेटेड है। कोई भी गुजरात विद्यापीठ गया है, अगर नहीं गए हो तो वो एक बहुत अच्छी जगह है आप लोगों के लिए विजिटिंग, एजुकेशन विजिटिंग के लिए। अगर कभी आपको वो पूछा जाए कि हमें एजुकेशन विजिटिंग करना है तो एजुकेशन विजिटिंग में गुजरात विद्यापीठ का नाम जरूर लेना, क्योंकि गुजरात विद्यापीठ में आदिवासी जो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने आदिवासी जो है, आदिवासी पूरा एक क्या कहते हैं कैंपस तैयार किया है। उस कैंपस में आदिवासी से रिलेटेड हर चीज़ को दिखाया गया, और भी लगता है कि लाइव इतना अच्छा स्टैचू है, इतना अच्छा उसका जो है बैकग्राउंड है। अगर आप उसके अंदर चले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी ये मूर्ति जो है ना बोलने लगेगी, ये गाय जो है अभी यहाँ से चलना शुरू कर देगा। इतना अच्छा डेकोरेशन, इतना अच्छा काम है। तो अगर कभी एजुकेशन टूर की बात आए तो आप लोग ये गुजरात विद्यापीठ जरूर जाना देखने के लिए। गुजरात अगर आप अपने घर के पेरेंट्स के साथ जा सकते हो तो वहाँ पे भी पेरेंट्स के साथ भी लोग जाते हैं। तो ये गुजरात विद्यापीठ जो आपको यहाँ पे गुजरात में, मैंने आपको गांधी आश्रम के बारे में बताया था, और उसके बाद ये गुजरात विद्यापीठ के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ों तो ऐतिहासिक चीज़ है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उन सबको देखना चाहिए। आप लोग गुजरात में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, और ये सब अहमदाबाद में ही लोकेटेड है। अहमदाबाद में हाई कोर्ट भी है, मालूम है ना, हाई कोर्ट भी जा करके वहाँ पर भी विजिटिंग करो। तो ये सब जो है एजुकेशन विजिट के रूप में आप लोग ये अपने जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनके सामने आप ये प्रस्ताव रख सकते हो। नाउ महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट द वॉयलेंट मूवमेंट। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे, उनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कभी भी कोई भी हथियार उठाए नहीं थे, बिना हथियार यानी कि नॉन वायलेंस के जो है बल पे उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। तो उनको वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उनके खिलाफ थे। अ क्राउड ऑफ एंग्री फार्मर्स ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर थे वो बहुत क्रोधित थे। एंड द उत्तर प्रदेश अटैक द चोरी चारा पुलिस स्टेशन। उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया चोरी चारा पुलिस स्टेशन पर, जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित है। एंड इन ईयर 1922 बिकॉज द पुलिस हैड फायर, वहाँ पे पुलिस जो है फायर किया। एंड एट द क्राउड किलिंग फ्यू और इंजरी अन मेनी, काफ़ी लोग उसमें मर गए और काफ़ी लोग उसमें घायल हुए। द पुलिस स्टेशन वॉज सेट ब्लेड्स एंड 22 पुलिसमैन, उसमें पुलिसमैन भी काफ़ी घायल हुए और बर्न अलाइव इन दिस एक्सीडेंट, और इन इस एक्सीडेंट में काफ़ी पुलिस वाले भी घायल हुए। तो ये चीज़ जो है आप अपने बुक में देख सकते हो कि चोरी चरा साइट ऑफ द ट्रेडी जो हुआ है उसमें इतने लोग जो है मरे, घायल हुए। तो ये चीज़ जो है महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ड्यू टू दिस एक्ट वॉयलेंस गांधी जी विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली।
उन्होंने तुरंत उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। एंड आफ्टर सेलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। फिर उस समय उन्होंने इस कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी पर फोकस करने लगे। एंड द रिमोट रूरल एरियाज, जो ग्रामीण एरियाज थे उनकी तरफ जो है ज़्यादा वो फोकस करने लगे। द सोशल रिफॉर्मर प्रोपगेटेड इन द मिडिल ऑफ द 20th century helped गांधी जी टू अर्न मोर ट्रस्ट एंड द फेथ ऑफ द पीपल। फिर उन्होंने क्या किया, जो रूरल एरिया था, जो ग्रामीण इलाका था, ग्रामीण इलाका में ज़रूरत से ज़्यादा वो सबके साथ होने लगे और सबके साथ रह करके उनसे उनकी क्या कहते हैं, उनका कोऑपरेशन प्राप्त करने लगे। अपने सच्चाई के बल पे उनका साथ लेना शुरू कर दिया, यानी कि ट्रूथ एंड फेथ, उनको विश्वास में लेने लगे। एंड द गांधीयन आइडियाज स्टार्टिंग यूनिटिंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। और उसके बाद हर जगह वो अपने जीवन में कितनी जगह जो है वॉक करते हुए लोगों को साथ लेते चलते थे। एंड द अदर टू मेजर डेवलपमेंट, जिसमें दो मेजर डेवलपमेंट हुआ ऑफ द पीरियड आर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन कम्युनिटीज पार्टी एंड द आरएसएस। ये दो पार्टी का जो है उस समय फिर स्थापना हुई। क्या? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो आज भी आरएसएस के लोग, जो मोदी जी बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी लोग हैं, बीजेपी के लोग, वो आज भी आरएसएस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आरएसएस का संघ जो है उस समय गांधी जी ने स्टार्ट किया। एंड these parties envisaged the future of Indian quite of the different way and know about their social, political, economic views with the help of your teacher। आप जो हम आपको समझा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि आरएसएस के बारे में समझाया जाए। आरएसएस जो है वो एक राष्ट्रीय, क्या बोला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कि राष्ट्र के लिए हम खुद स्वयं सेवक हैं, यानी कि हम सोशल रिफॉर्मर हैं। हम राष्ट्र के लिए जो है काम करें, राष्ट्र के हित के लिए काम करें, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहलाता है, आरएसएस कहलाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ना इसके मीनिंग जो है ना चेंज होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, सही बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अपने लिए बोलना, अपने लिए करना, अपने घर को और अच्छा सुख समृद्ध बनाना, देश को नहीं, घर को। तो ये जो है थोड़ा मायने अब चेंज होते जा रहा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। सभी लोग जो है दूसरे को ही बढ़ावा देते थे। नेक्स्ट हमारा आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है? द पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। पीपल ने भी जो है, लोगों ने भी साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो है बुलंद आवाज की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट साइमन कमीशन एंड द चेयरमैनशिप ऑफ द सर साइमन। साइमन एक नाम है। द इन्वेस्टिगेट द प्रोग्रेस द गवर्नमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एंड सजेस्ट न्यू स्टेप ऑफ रिफॉर्म। Thus, Commission had to decide the political future of our country and still did not have a single representative from India. This made the people furious and insulted. All the political parties decide to boycott the साइमन कमीशन जो है उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली। उस स्कीम के अंदर जो है क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली 1919 में कि सजेस्टेड न्यू स्टेप रिफॉर्मर। जितने भी सोशल रिफॉर्मर हैं उनके लिए कोई नए नए स्टेप हम सोचें। एंड दिस कमीशन है डिसाइड, क्या इन्होंने, इस कमीशन ने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल फ्यूचर, जो हमारा जो राजनीतिक का जो भविष्य है उसके बारे में
सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव को एक उसको प्रस्तुत कर सकता है जो हमारा सोशल रिफॉर्मर है। तो इसके खिलाफ उन्होंने जो है क्या हुआ, इंडियन को क्या लगा कि हमारा इंसल्ट हो रहा है, हम एक ही कैसे जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड टू बायकॉट। तो जितने भी पॉलिटिकल यानी कि एक ही पार्टी, जैसे अभी बीजेपी का पार्टी है, कांग्रेस का पार्टी है, जनता दल का पार्टी है, और क्या क्या है, क्या जेडीयू है ना, क्या क्या ये सब पार्टी है। अब उसमें केवल सिर्फ बोले कि आपको बीजेपी की ही पार्टी जो है रिप्रेजेंटेटिव कर सकती है पूरे देश को, तो इसके खिलाफ बाकी सब पार्टी तो खड़े हो जाएंगे ना, कि ऐसा थोड़ी है कि खाली बीजेपी ही रिप्रेजेंटेटिव कर सकती है देश को, हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही जो है हुआ, सारी जितने भी पॉलिटिकल जो है पार्टी थी सब जो है इस कमीशन को बायकॉट कर दिया है, इसको हटा देने लगे। एंड व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कमीशन रीच इंडिया, जब इस कमीशन का मेंबर जो भी यहाँ इंडिया पहुँचता है तो दे वर वेलकम विथ ब्लैक फ्लैग एंड स्लोगन। उसका वेलकम किससे किया जाता है, एक काले झंडे के साथ, और स्लोगन था साइमन गो बैक, साइमन यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कमीशन जो तुम्हारा जो संगठन है वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। एंड एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आप पिक्चर में देख रहे हो कि साइमन गो बैक का ले जो है ना ब्लैक झंडा लेकर के उन लोगों ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया। ओके, समझ में आया साइमन। अब आया हमारा बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह का सबसे मेन लीडर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है कि अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्मारक है? नो, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो अभी बना, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक एक जो है वहाँ पे क्या कहते हैं शाही बाग में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बहुत बड़ा स्मारक है। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड हर चीज़, जिस तरह से आप क्या कहते हैं ये अक्षरधाम जाते हो, तो अक्षरधाम में आप स्वामी नारायण के बारे में एक पिक्चर देखते हो, 3 घंटे का पिक्चर दिखाता है, पूरा घूम घूम करके पिक्चर दिखाया जाता है, 3 घंटे का पिक्चर होता है। उसी तरीके से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक है, और इस स्मारक में जो है 3 घंटे तक आप घूम करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक एक चीज़ आपको इसकी जानकारी मिलेगी, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई, और पूरा मॉडल इतना सुंदर सुंदर मॉडल है कि वो देखोगे तो तुम लोग जो है ना सोचोगे हाँ सही बात है, ये कुछ है। कभी आज तक देखा आप लोगों ने ये सब चीज़ें? तो हम जो लास्ट स्कूल में थे, हाँ, सानंद स्कूल में, नीलकंठ स्कूल में, यहाँ पे हम ये तीनों चीज़ में जो है ना वहाँ पे एजुकेशन टूर हमेशा लगता था। तो एजुकेशन टूर जो है, इस एजुकेशन टूर में हमें यहाँ ले जाएंगे, और ये सब चीज़ें जो जब हम लोग ने पहली बार देखी, हम भी नहीं देखे थे, हमने भी पहली बार जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये बच्चों को दिखाने लायक चीज़ें, क्योंकि इनसे जब हमें इतनी जानकारी मिल सकती है तो बच्चों को कितनी जानकारी मिलेगी। तो कभी भी अगर, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप लोग अगर एजुकेशनल टूर स्कूल की तरफ से होता है तो आप इन सब चीज़ों के बारे में रिकमेंड जरूर करना कि हमें यहाँ देखना है, ठीक है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो यहाँ पे, क्योंकि अहमदाबाद में अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो मैं नहीं गई हूँ अभी तक, इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी हिस्ट्री बताई गई है। कौन कौन गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल? ओके, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हम भी नहीं गए, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं जानकारी है, तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक जरूर गए हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ बारडोली, बारडोली एक जगह है, रीजन बाय 22% व्हेन द फार्मर्स, ठीक है, ये किसान के खिलाफ हुआ है, एंड द रिक्वेस्ट वॉज द अटेंड बाय गवर्नमेंट, दे डिसाइड टू लॉन्च अ सत्याग्रह, इसको लॉन्च किया गया सत्याग्रह के नाम से। तो वल्लभ भाई पटेल एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द दिस सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह के लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर महाराज एंड द जुगत राम दवे एक्सटेंड देयर सपोर्ट द सत्याग्रह।
इन लोगों ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। एंड फियरस एट द एनकरेजिंग स्पीच ऑफ वल्लभ भाई पटेल मेड द फार्मर्स के अंदर के फियरलेस एंड द डिनाइड पेइंग रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? टैक्स। ठीक है, फार्मर क्या हुआ था कि फार्मर, आपको पहले पता है कि फार्मर बहुत पुअर पर्सन होते हैं, बहुत पुअर पर्सन होते हैं। पुअर पर्सन जो है फार्मर टैक्स नहीं दे सकता है, और अंग्रेजी सरकारों ने उनके ऊपर टैक्स का जो है बर्डन लिया, तो इसके खिलाफ बारडोली सत्याग्रह हुआ। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे के कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।